हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो? बढ़िया। चलो, आई होप आपने आगे के सभी लेक्चर्स जो है वो आपने अटेंड कर लिए होंगे। लास्ट टाइम जो हमारा पोर्शन था वो चैप्टर 2 के साथ था। आज भी हम चैप्टर 2 ही पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में लास्ट टाइम जो हमने छोटा सा एक पॉइंट पढ़ा था, ओके, उसके अंदर हमने देखे थे डायमेंशनल फार्मूला। आज उसी डायमेंशनल फार्मूला को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना है। ओके, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि डायमेंशनल फार्मूला जो है उसको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ कुछ डायमेंशनल फार्मूला हमारे लास्ट टाइम के डिस्कशंस के पॉइंट्स में थे। ठीक है, सो आई विश कि हम डायमेंशनल फार्मूला जो है उसको अच्छी तरह से अगर देखते हैं। ओके, वैसे यहाँ से कुछ कुछ डायमेंशनल फार्मूला हमने रखे थे। तो कैसे डायमेंशनल फार्मूला बनता है वो सब हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटीज़ के अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला है वो हमने बनाए, आपने देखे और आपने उसको अच्छी तरह से याद रखने का ट्राई भी किया होगा। बट डेफिनेटली आई प्रेफर कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव होता है उसको आप समझने का ट्राई करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एप्सिलॉन नॉट बताया, एज वेल एज मैंने डायमेंशनल फार्मूला चार्ज के लिए भी थोड़ा सा बताया। तो आज का डिस्कशन ऐसी क्वांटिटी को लेकर करना है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। कोई कोई किस्सों में वही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी 11th स्टैंडर्ड में भी पूछी जा सकती है। कोई कोई स्कूल वही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला भी पूछते हैं। वैसे ये सभी के सभी डायमेंशनल फार्मूला 12th में भी पढ़ेंगे। ओके, आपके पास नोट्स होता है, उस नोट्स के अंदर हमने काफ़ी सारे डायमेंशनल फार्मूला जो है वो दिए हुए हैं। बट स्टिल आई प्रेफर कि डायमेंशनल फार्मूला कोई लर्न करने की चीज़ नहीं है। ओके, वो लर्न करने का पॉइंट नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला को समझा जा सकता है। जितना अच्छी तरह से समझोगे कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला बना, उतना आपका काम और आसान है। कैसे बनता है उसके लिए आपको सिर्फ एफर्ट्स बहुत ही कम डालने पड़ते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ डायमेंशनल फार्मूला वी कैन डिराइव, उसके बाद आपको कोई भी क्वांटिटी दे दी जाए, कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, आप कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स ही पता होने चाहिए। तो लास्ट टाइम वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर है, अच्छी तरह से अगर आप समझोगे, पढ़ोगे और सेम डे होमवर्क अगर आप सबमिट करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें पता चल सकता है। ठीक है, तो चलो आज हमारी कहानी उससे थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो डायमेंशनल फार्मूला था तो वो 15 नंबर का था। वहां से आज हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज नंबर 16। यहाँ पे आज हम थोड़ी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। ओके, तो लेक्चर जो है वो 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितना लंबा हो वो ज़रूरी नहीं है। जो भी लेक्चर्स आप पढ़ते हो उसमें आप कितना समझ पाते हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि लेक्चर उतना ही हो जिससे आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। बट ग्रेजुअली नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर लर्निंग कैपेसिटी। ओके, जितना आप लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे उतना आपको ज़्यादा पता है वो चल सकता है। ओके, सो नाउ we can just think about some basic dimensional formula like, सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा रिपीटेशन रहते हैं चार्ज का। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q और Q इज इक्वल टू हम कहते हैं IT। तो Q इज इक्वल टू IT जो है, Q दैट इज फॉर द चार्ज, I दैट इज फॉर एम्पियर एंड T फॉर टाइम। तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा बन सकता है। वैसे इसका यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड, या तो आप कुलम्ब, COULOMB, कुलम्ब भी आप कह सकते हैं। कुलम्ब को C भी कहा जा सकता है। और उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है A1 T1। कहना चाहो तो M0 L0 A1 T1, या तो T1 A1, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आफ्टर दैट चार्ज, अब धीरे 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 देखते जाइएगा, इसमें से काफी सारा पॉइंट्स ऑलरेडी आपको आते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसा कहता हूं, नेक्स्ट क्वांटिटी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कहते हैं V, दैट्स वोल्टेज, और उसका मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज। ओके,
तो देखो इसके हिसाब से अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो इसका अपना यूनिट है वोल्ट, जिसको हम वी कहते हैं। वर्क डन पर चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो जूल पर कूलम हो सकता है। जूल के लिए आप न्यूटन इंटू मीटर, बिकॉज जूल वर्क डन है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। थोड़े बेसिक्स पे जाएंगे तो आपको और मजा आ सकता है। कूलम एम्पियर इंटू सेकंड कह सकते हैं। न्यूटन के लिए क्या कह सकते हैं, तो कि न्यूटन दैट इज अ फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए होता है केजी, मीटर, और ये एक मीटर आता है दैट्स अ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वैसे जूल के लिए मैंने कन्वर्ट किया एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अब यहाँ पे ये एम के एस में कन्वर्ट करने से हमें उसका डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसानी से मिल सकता है। सो यू कैन सी दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी, यहाँ पे वी का मतलब लेना है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम वी सिंबल से ही जानते हैं। तो वी इज इक्वल टू बन जाता है M1 L2 T-3 एंड A-1। यहाँ पे एक और बार फिर से हम रिपीट कर दे कि कभी कभार ऐसा कहा जा सकता है कि टेक चार्ज एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे हम कहते हैं कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, पर ऐसे सिचुएशन देकर पूछा जा सकता है कि अगर मान लो मैं चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी कहता तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा बनता है। ओके, जैसे हम बहुत सारे किस्सों में ये बात को हम समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो टीचर्स डे है, आप ही का कोई फ्रेंड टीचर बना हुआ है, तो उस दिन के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि वो ये सब्जेक्ट का टीचर है। वो हमें पता है कि वो नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि वो आज के लिए तो वो टीचर है। सेम वे हमें पता है कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फिर भी कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मान लो ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो उसका फॉर्मूला कैसे आप लिखोगे। तो उसके लिए क्या करने का, तो कि उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है। जूल अपने पास है, सी भी लिख सकते हैं और चार्ज भी लिख सकते हैं। तो इसी को लिखने का तरीका बन जाएगा ऐसा, M1L2 जूल का था, M1L2 T-2 बिकॉज इट्स जूल पर कूलम। तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि एम्पियर जाएगा तो उसके साथ साथ एक टाइम भी, मतलब सेकंड का भी वैल्यू जाएगा। यानी ये -1 निकलेगा तो इसमें से T-1 भी निकल जाएगा। तो बिकॉज AT साथ में है तो ही आप चार्ज को लगा सकते हैं। तो दैट इज लाइक Q-1। अगेन आई रिपीट, कूलम्ब जो उसका यूनिट है और उसका सिंबल चार्ज का Q है। ओके, तो उस बेसिस पे आप Q-1 भी कह सकते हैं। ये तो काफी सारी जगह पे लगाया जाता है एज वेल। कोई कोई जगह पे ऐसा भी आ सकता है M1L2 T-2 एंड C-1। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर कोई बुक लेकर बैठे हैं या तो उसके पास है, तो अगर आप प्रीवियस के पेपर्स देखते हो तो कोई कोई जगह पे कोई कोई बार, ओके नॉट एवरी टाइम, बट समटाइम्स दे मेक दिस काइंड ऑफ चेंजेस। जैसे MLT मास है, लेंथ है, टाइम है, उसी तरह से अगर चार्ज है तो चार्ज का सिंबल Q, पर उसका यूनिट जो है वो कूलम है, वो भी लिया जा सकता है। ताकि एम्पियर जो है वो एम्पियर भी क्या था, तो कि यूनिट ही था ना, तो एम्पियर को हटाकर Q या तो C दोनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाया। छोटा सा स्टेप ये था कि अगर मान लो हमें चार्ज पता है तो वोल्ट पर यूनिट, यानी वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज से हमें ये वैल्यू मिल सकता है। उसी तरह से अगर मान लो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस दैट इज R। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/I, आपको ओम्स लॉ से पता है। तो V/I, अब उसको ध्यान से देखती जाएगा। इसको फॉर्मूला के टर्म में मैं लेता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज था इंटू I था। वर्क डन एज इट इज रखता हूँ तो Q इज इक्वल्स टू IT के हिसाब से ये बन जाता है I²T। यूनिट के टर्म में बात करो तो इसका ओम, यानी ऐसा सिंबल वो भी आपको पता है। एक और यूनिट बन जाता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, ऐसा भी आप कह सकते हैं। चाहो तो जूल पर कूलम्ब इंटू एम्पियर, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो आप देखिए, रेजिस्टेंस यानी ओम, वोल्ट अपॉन करंट दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, वर्क डन
चार्ज एंड आई, तो उसके हिसाब से जूल, कूलम्ब एंड एम्पियर, और अगर चाहो तो जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये सभी बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार समझा हुआ है, ये हर एक चीज़ दिमाग में रहती है, उसमें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होता है। तो देखो जूल जो है उसके लिए हम कहते हैं केजी, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, पर ये एक सेकंड आता तो हो जाता सेकंड क्यूब, और ये हो जाता एम्पियर स्क्वायर। अब जाके हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मिल सकता है, दैट इज M1 L2 T-3 और A-2। अगर मैं फिर से यहाँ पे वही चेंज अप्लाई करना चाहूँ, एम्पियर को हटाकर चार्ज लेना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ M1 L2, यहाँ पे -2 हटाएंगे तो M1 L2 T-1 और Q-2, ऐसा हम लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जिसके ऊपर आपका ध्यान जाता है तो बहुत मज़ेदार बात होती है। देखिए जूल पर सेकंड यानी वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, वर्क डन अपॉन टाइम भी एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं पावर। तो जूल पर सेकंड को कहते हैं पावर, और पावर का अपना यूनिट होता है वॉट। आई होप इट्स क्लियर। तो ये जो आर का डायमेंशनल फार्मूला है, उसके बाद जैसे अगर आप सीक्वेंस को पकड़ेंगे तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का फार्मूला, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वोल्ट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसके बाद रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी आपके पास वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला है M1 L2 T-2, या तो M1 L2 T-3 E-1, उसको एक आई से हमने डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पे A-1 की बजाय वो हो जाता है A-2। सो M1 L2 T-3 A-2। ओके, चलो आफ्टर दिस वन मोर दैट इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनिएगा। Okay, so that next one is about capacitance. 18, 19. So number 19, it is about capacitance. कैपेसिटेंस आपके लिए एक नया क्वांटिटी है, एक अलग नाम है जिसका सिंबल C है कैपेसिटर का, और उसका फॉर्मूला होता है Q/V। ओके, तो अगर मैं इसके हिसाब से अगर कैपेसिटर से खुद की बात करें तो उसका खुद का यूनिट होता है फैराडे, दैट इज FRAD, यू कैन से फैराड। अगर Q/V के हिसाब से देखें तो वो हो जाता है कूलम्ब पर वोल्ट। अब उसको थोड़ा और सिंपल वे से अगर हम देखते जाए, V इज इक्वल्स टू कूलम्ब की जगह पे एम्पियर इंटू सेकंड कह दीजिए, और वोल्टेज के लिए अगर आप कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी एक और Q पर जाता तो वो बन जाता है एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज Q इज इक्वल्स टू IT, वही मल्टीप्लाई करते और नीचे आ जाता है वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट है जूल। ठीक है, अब इसी के हिसाब से भी आप डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला बना सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस यू कैन से हियर M0, L0, T2 एंड A2। सो T2, A2, और यहाँ आ जाता है जूल के लिए M1 L2 T-2। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस वी कैन राइट M-1 L-2 T4 and A2. So this is the dimensional formula of capacitance in terms of ampere. ठीक है, अब अगर मान लो इसी डायमेंशनल फार्मूला को हम चार्ज के फॉर्म में लेना चाहे तो यस, M-1 L-2 एम्पियर दो हटे तो दो चार्ज आ जाएगा, तो उसके साथ साथ आपको दो टाइम का वैल्यू जो है उसको भी कम करना पड़ेगा। सो दैट विल बी T2 एंड दैट विल बी Q2। ठीक है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पे हमने काफी लिमिटेड डायमेंशनल फार्मूला का भी डिस्कशन किया हुआ है। ओके, अब अगर मान लो हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के डायमेंशनल फार्मूला का जिक्र करना चाहे, या तो अलग अलग तरीके से कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो हमने यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन रखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कहा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कम्प्लीटली आप 12th में ही पढ़ने वाले हैं,
पर अगर मान लो ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला हो तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला, रेगुलर फॉर्मूला जो है वो दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको मैग्नेटिक फील्ड का या तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे अगर बता दूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू बिल, BIL, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके कुछ कुछ मतलब तो पता ही है, जनरल उसके जो मतलब है, F का मतलब होता है फोर्स। ओके, यहाँ पे वो कौन सा फोर्स है अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, पर फॉर्मूला पता है तो बेसिक आइडिया लगाना बहुत ही सिंपल सा है। F अगर बन जाता है फोर्स, I भी हमें पता है वो बन जाता है करंट, ठीक है। और अगर बचा यहाँ पे L, तो L भी सिंबल है लेंथ के लिए, तो बचा है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो B जो है वही बनता है अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो 11th स्टैंडर्ड के लेवल पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देयर आर समथिंग यूजुअल, जो आप ऑब्वियस ऐसा भी आप कह सकते हैं कि हाँ इतना तो यार सबको पता ही चल जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को यानी B को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाता हूँ तो वो बन जाता है F/IL। तो इसके हिसाब से इसका यूनिट बन जाता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। न्यूटन के लिए आप कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पियर और मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो बन जाता है केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आई थिंक मैंने बताया था, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो बन जाता है m1 L0 T-2 एंड A-1। क्लियर। तो ये सभी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसको आप जितना बेसिक फॉर्मूला, जनरली बेसिक फॉर्मूला से मेरा मतलब होता है ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं बेसिक फॉर्मूला। ये जो यहाँ पे वर्कआउट किया है उसको हम कहते हैं बेसिक फॉर्मूला। उससे उसका बेसिक यूनिट मिलता है, बेसिक यूनिट से हम उसको MK CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो मिल सकता है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में एक स्टेप आगे, जिसका मतलब होता है डायमेंशनल एनालिसिस। अभी डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है उसके लिए हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में जनरल आइडिया ऐसा लगाना है, जो यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट्स के साथ कंपेयर करते जाएंगे। यहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएगा जल्दी ही। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला को लेकर जो पॉइंट है, वैसे यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसको हमने कहा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सभी हमें पता ही है और उसी बेस पे हमारा ये 10th नंबर का क्वेश्चन है वो स्टार्ट हुआ। व्हाट इज मीन बाय डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये भी हमने आपको बताया कि कोई भी क्वांटिटी कितना डायमेंशंस उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो कोई भी क्वांटिटी को हम मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से हम उसको शो करते हैं उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ से अगर देखा जाए तो लिखा है द एक्सप्रेशन विच शोज how and which of the fundamental quantity represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity। जैसे अगर हम ऐसा कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब होता है लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लो हम कहते हैं वर्क डन, तो वर्क डन होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक क्वांटिटी के लिए कौन कौन सी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका हम वहाँ पे यूज कैसे करते हैं। ओके, या तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है ऐसा भी आप कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे मोमेंटम बताया है, मास इनटू वेलोसिटी।
अच्छा, m1 l1 t माइनस वन की बजाय आप ml t माइनस वन भी लिख सकते हैं, बट जनरली वी जस्ट ट्राई टू कीप अ हैबिट कि m1 l1 t माइनस वन, तो अपने को एग्जैक्टली दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। नाउ जो अभी का हमारा क्वेश्चन है, दैट्स नंबर 11, मेंशन सम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या है उसके बारे में भी देखना है। डायमेंशनल एनालिसिस वो ये है, जैसे कि हम फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम को डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से अगर सॉल्व करते हैं तो उसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। सो हियर इट्स गिवन, मेथड ऑफ स्टडिंग अ फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। हमने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया या तो कोई फिनोमेना को पढ़ा या तो किसी का रिलेशन निकाला, जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि फोर्स का एमकेएस यूनिट होता है न्यूटन। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऐसा कह दें कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, यूनिट न्यूटन है, वो भी बरोबर, मास केजी में लिया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया। अगर मान लो मैं इसको ग्राम में लेना चाहता हूँ, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना चाहता हूँ, तो न्यूटन क्या बन जाएगा, तो कि न्यूटन डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो डाइन लिखा हुआ है, ओके, डोंट कंसिडर द डाइन, ओके, दैट्स डाइन। तो डाइन जो है वो उसका सीजीएस यूनिट है। तो न्यूटन और डाइन का क्या रिलेशन है, तो बेसिक लॉजिक से अगर देखा जाए तो रिलेशन बहुत ही सिंपल सा मिल सकता है। किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड्स तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से इसको सीधा कन्वर्ट करने का ट्राई करूँ तो 1 किलोग्राम इट मीन्स 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकंड में नो टेंशन। तो यहाँ पे 10⁻³ पावर, 10⁻² पावर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो बन जाता है 10⁵ डाइन। तो ये मैंने बहुत ही बेसिक सिंपलेस्ट तरीके से ये आपको बताया कि एमकेएस का सीजीएस के साथ रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। अगर इसका उल्टा सोचते हैं तो 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन। अगर हम यही चीज डायमेंशनल फॉर्मूला से बताना चाहें तो उसका एक अलग मेथड है जिसका भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ऐसा इक्वेशन, मतलब ये मैंने यूज बताया कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि एमकेएस का सीजीएस के साथ, सीजीएस का एम के साथ, एमकेएस के साथ क्या रिलेशन है वो हो सकता है। So here you can observe it. Following are the three main uses of dimension analysis to convert a physical quantity from one system of units to the another, MKS to CGS, CGS to MKS. उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं करेक्टनेस। कोई भी इक्वेशन कितना सही है या तो नहीं है वो कैसे पता चलता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ऐसा कह दिया v इज इक्वल्स टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at, तो हम कहेंगे नहीं यार ये गलत है। ऑफ कोर्स ताकि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला याद है इसलिए। पर अगर मान लो मैं यहाँ पे v की बजाय s इज इक्वल्स टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at ले लो, तो किसी किसी को ऐसा लगेगा कि शायद हाँ शायद ना, ताकि हम श्योर अगर नहीं है फॉर्मूला में, तो ऐसे ढेर सारे फॉर्मूला आ सकते हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस साइड का डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, वैसे आपने उसको ऐड ही किया ना, तो आप एक ही क्वांटिटी के अंदर दूसरा क्वांटिटी तभी फॉर्मूला के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं जब इसका डायमेंशंस और इसका डायमेंशन, दैट वी कॉल्ड एज अ यूनिट। अगर हम ऐसा कहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल मास, ओके, कि अगर मान लो मैं कोई एक टेबल के ऊपर खड़ा हो गया तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, तो वहां पे बहुत सिंपल सा आइडिया लगाएंगे कि टेबल का हाइट कितना है, मेरा हाइट कितना है, दोनों को ऐड कर दो। अब सिंपल तरीके से दोनों क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो ताकि दोनों में सिर्फ हम हाइट का बात कर रहे हैं।
पर अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई मेरा हाइट x वैल्यू है और मेरा वेट y वैल्यू है, तो बताइए टोटल कितना होगा, मतलब x प्लस वाई व्हाट विल बी द वैल्यू। तो डू यू थिंक सो उसमें आपको कुछ आंसर मिलेगा? जैसे कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, h फॉर हाइट, w फॉर वेट। ओके, मान लो हाइट का वैल्यू x है, मास का वैल्यू y है, तो x प्लस वाई क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हाइट, तो सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल 155 सेंटीमीटर प्लस मास है, उसको ग्राम में ले लेते हैं 63 किलोग्राम। मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट्स 63,000 ग्राम। तो बताइए इन दोनों का एडिशन क्या होगा? आप कहोगे कि ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल, ताकि एक सेंटीमीटर में है और एक ग्राम में है। तो कभी भी कोई भी वैल्यू ऐड भी तभी हो सकता है जब उसका डायमेंशन सेम हो। हाँ, सिंपल अगर 155 प्लस 63,000 करते तो शायद आप कहते 63,155, वो आपका आंसर होता। तो एक सिंपल नंबर होता तो। पर अगर यूनिट्स लगे हुए हैं तो सिंपल नंबर नहीं बनता है, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, तो कि वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो जब उसके डायमेंशंस सेम होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको ऐसा कहा जा सकता है, टू गेट रिलेशन बिटवीन सम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन आता है, वो भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 मेन यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। उसका थोड़ा डिटेलिंग हमें ज्यादा यहाँ पे काम में आने वाला है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। अब सबसे पहला यहाँ पे एक बेसिक फंडा मैं अपने हिसाब से डिस्कस करूंगा, उसके बाद नोट्स में जो दिया है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, मान लो यहाँ पे फर्स्ट यूज है, जिसको मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ, वैसे यहाँ पे यूज ऐसा है, टू गेट रिलेशन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ MKS टू CGS। ओके, यानी MKS एक सिस्टम है, उसको अगर मुझे CGS में कन्वर्ट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप एग्जांपल लेते जाइएगा। आज अभी हम थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेंगे, ताकि वो न्यूटन और डाइन का तो मैं बता दिया, पर अगर सेम रखते हैं तो शायद आपको जल्दी आइडिया भी आ सकता है। तो देखिए MKS में MLT की मैं बात करूं तो मास यहाँ पे किलोग्राम में है, लेंथ यहाँ पे मीटर में है, और टाइम यहाँ पे सेकंड में है। तो CGS में जहाँ पे मास ग्राम में है, यानी जहाँ पे यहाँ m दिख रहा है वहाँ आपको 10⁻³ m देखना है, और वो किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर को आपको सेंटीमीटर में देखना है, तो 1 मीटर is equals to 10⁻²L and which is converting to centimeter। और टाइम के लिए आप ऐसा कह सकते हो, नो टेंशन फॉर टाइम, ताकि टाइम तो CGS और MKS हो दोनों में ही, वो सेकंड्स में ही है। तो अब यहाँ से एक मजेदार बात कि डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों के कॉन्टेक्स्ट में सेम रहेगा, चाहे वो MKS हो चाहे वो CGS हो। तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो जहाँ दिखे m वहाँ कर दो 10⁻³ m, जहाँ दिखे l वहाँ कर दो 10⁻²L। टाइम के लिए नो टेंशन, उसको डायमेंशन एज इट इज रख दो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल वर्क डन। ओके, यहाँ पे चलो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का MKS यूनिट, MKS टू CGS कन्वर्ट करना है। अब वर्क डन के लिए अब थोड़ा सा याद करिए, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा ओरली ट्राई करिए याद करने का। फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन, मास kg, एक्सलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का एक और मीटर आ गया,
ऐसा हो तो थोड़ा रिवाइंड करिए, फिर से सुनिए और ट्राई करिए उसको रिलेट करने का, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला है वो तो दोनों में सेम रहेगा, और वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 T-2। तो चाहे वो MKS हो चाहे वो CGS हो, डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे MKS में जहाँ m लिखा है, यहाँ पे CGS में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कर दो, पावर जो है वही का वही लेना है। जहाँ लेंथ L2 है वहाँ पे यहाँ पे क्या करना है आपको 10⁻²L और पावर 2 कर दिया। नो टेंशन फॉर द टाइम, सो आई कीप दैट 10⁻² एज इट इज। पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, m⁻1, 2 2 ज़ा 4, 10⁻4 L2 एंड T-2। जिसका बेस सेम है पावर आप ऐड कर दो, तो 10⁻7 m1 L2 T-2। यहाँ पे भी m1 L2 T-2 था, पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 था, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं जिस साइड 1 था ना वो m केस में था, यानी 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 CGS में आ गया। CGS में इसका अपना एक अलग नाम है अर्ग, जैसे न्यूटन का रिलेशन मैंने बताया, न्यूटन और डाइन है, dy यानी डाइन, उसी तरह से जूल और अर्ग का रिलेशन है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसका एक उल्टा आइडिया दे देता है, मतलब MKS टू CGS बताया, अब CGS टू MKS बता देते हैं। देखो ये समझने के बाद अगर यही चीज अगर आप 2 बार अच्छी तरह से लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद अगर लिख देते हैं तो ढेर सारी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ सिंपल लॉजिक। डायमेंशन फॉर्मूला आता है तो क्या, हाँ आता है। तो MKS में जहाँ पे मतलब डायमेंशन फॉर्मूला में जहाँ पे MLT लिखा है, अगर MKS टू CGS यानी बड़े से छोटे में जाना है तो आइडिया सिंपल सा है, जहाँ दिखता है m वहाँ कर दो 10⁻3m, L 10⁻2L। तो टेंशन मास और लेंथ का ही है, टाइम के लिए नो टेंशन। बड़े से छोटे में जाना, पावर पॉजिटिव रहेगा। क्यों? तो क्या आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, पैसे वाली चीज अपने को जल्दी समझ में आती है। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, तो 1 रुपी बड़ा था, पैसा छोटा था। 1 रुपी 2 पैसा, दैट इज अ 10⁻2 पावर, बट 1 पैसा इज इक्वल्स टू 10⁻2 रुपीस। तब छोटे से बड़े में जाना हो तो वो भी मैं एग्जांपल देता हूँ। वैसे अभी हम नोट्स में देखेंगे, वहां पे भी एक अलग मेथड दिया हुआ है, CGS टू MKS। अब यहाँ पे हम लेते हैं डेंसिटी को, तो यहाँ पे फिर से मैं बता दूं, यहाँ MLT मास लेंथ और टाइम आ जाएगा, मास यहाँ ग्राम में है, पर जब आप यहाँ पे MKS में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम में होना चाहिए, यानी 10⁻³ और ये हो गया किलोग्राम। तो यानी डायमेंशन फॉर्मूला में जहाँ पे दिखता है m, तो यहाँ पे कर देना है 10⁻³ लेंथ which is in a centimeter 10⁻²L and that's in a meter. No tension for a time because time in a second. Okay, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, जैसे कि क्वांटिटी में लेता हूँ डेंसिटी का, ठीक है। अब ये डेंसिटी में मैं थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कहता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपको पता ही है, ओके। पर हम कुछ अलग लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया रैंडमली 10⁻², किसका है वो काम का नहीं है, पर एक रैंडमली ले लिया वैल्यू 10⁻²। डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा बनाना पड़ेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जनरली हम जो डायमेंशन फॉर्मूला में सिर्फ लिखते थे, वहां पे जैसे यहाँ पे बताया था, यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में था, ओके। तो उस 1 की बजाय हमने यहाँ पे ऐसा ट्राई किया कि 1 जो ले रहा है उसके बजाय अगर मैं 10⁻² को मल्टीप्लाई करूँ तो कैसा वो आइडिया यहाँ पे मिलता है। समझ में आ रही बात? तो देखिए
तो उसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं कि 10⁻² ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 10⁻² m1 मास अपन वॉल्यूम m1 L-3 T0 बरोबर। अब 10⁻² तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। तो देखो जहाँ पे था m, जहाँ पे है m वहां कर दो 10⁻³ और डायमेंशंस एज इट इज लिख दो 10⁻³ m⁻1 10⁻² L⁻3। नो टेंशन फॉर टाइम। वैसे यहाँ पे टाइम का पावर 0 है। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर टाइम का पावर हो तो एज इट इज वही का वही पावर आप यूज कर सकते हो, ताकि वो टाइम जो है वो सेकंड्स में है और सेकंड्स टू सेकंड्स ही जा रहा है, तो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे ये 10⁻² जो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे सिर्फ 10⁻² है। कोई भी XYZ वैल्यू हो, जैसे एक क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा जाता है, अभी उसका प्रैक्टिस इसकी बात में करवाता हूँ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का वैल्यू है, तो MKS टू CGS, CGS टू MKS, ऐसा उसमें चेंज पूछा जाता है। तो देखिए -3 × 1 10⁻³ m⁻1 -2 × -3 3 2 6 10⁻+6 L-3 and T0 as it is। अब देखो बेस सेम है तो पावर 10⁻+6 -3 तो बचेगा 10⁻+3। तो 10⁻² ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में था तो उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, पर इसका अपना खुद का लेना देना है 10⁻³ m1 L-3 T0 के साथ। ठीक है, अब ये गिवन वैल्यूज में अगर मुझे चेंज करना हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10⁻² ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे अब बता देता हूँ कि देखिए अगर वो हम लेते हैं यहाँ पे 10⁻² नहीं होता तो क्या रिलेशन आता, तो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ पे ये 10⁻² मल्टीप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता, वो होता 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? चलो, तो ये रिलेशन बनता है CGS टू MKS का और MKS टू CGS का। MKS टू CGS में गए तो पॉजिटिव पावर आएगा, बड़े से छोटा, छोटे से बड़े में जाएंगे तो नेगेटिव पावर आएगा। इट्स क्लियर? चलो, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है उसमें मैं नोट्स के साथ कंपेयर करवा देता हूँ। नोट्स में एक अलग मेथड दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है वो मेथड भी। ओके, आप जो चाहो वो मेथड यूज कर सकते हैं, वन इन द सेम थिंग। देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है, हाउ कैन अ फिजिकल क्वांटिटी बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अनदर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया लिया गया, इफ U1 एंड U2, अब इसको समझिएगा। हाँ, if U1 and U2 are the units of measurement of a physical quantity, Q and N1 and N2 are the corresponding numerical value। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, N फॉर न्यूमेरिक समझिए, U फॉर यूनिट समझिए, तो आपका काम थोड़ा आसान हो सकता है। यानी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट जो है वो करने वाले हैं। ओके, MLT, that's a dimensional formula, fundamental units of mass, length and time of a one system, M1 L1 T1, यानी first system, that is called as a MKS। M2 L2 T2 that is considered as a second system। okay, that's a CGS। तो Q तो दोनों के लिए सेम ही होने वाला है, तो करना क्या है, N1 U1 is equals to N2 U2, ऐसा हमें करना है। तो न्यूमेरिक रिलेशन, यानी जैसे मैंने बताया कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, तो वो आपको वैल्यू मिल सकता है N1 N2 की जगह पे। जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, वो N1 N2 की जगह पे मिलेगा। तो N1 N2 या तो डायरेक्ट N2 जो है वो हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट है जो हमें फाइंड करना है। N1 को बाय डिफॉल्ट हम 1 ले लेते हैं, जैसे एक जगह पे मैंने 10⁻² लिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए आइडिया बहुत ही सिंपल सा लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है,
n1 n2 न्यूमेरिक वैल्यू है, n2 तो हमें फाइंड ही करना है, n1 बाय डिफॉल्ट हम 1 ही लेने वाले हैं। तो देखो n2 फाइंड तो u1 बाय u2 ऐसा हुआ। तो फर्स्ट क्वांटिटी का डायमेंशंस, वैसे एमएटी तो सेम ही होने वाला है पर उसको यहाँ पे समझने का ट्राई करिएगा कि फर्स्ट क्वांटिटी यानी जैसे किलोग्राम, नीचे ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ओके। उसी तरह से यहाँ पे भी आप कह सकते हैं टाइम के लिए नो टेंशन, ठीक है। तो देखिए m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2, और abc क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कि वो abc तो देखा जाए तो दोनों साइड सेम टू सेम ही है ना, तो वो तो पावर जो है जैसे m1 l2 t-2 तो 1 2 t-2 तो सेम रहेगा। तो ये एक उसका बेसिक जनरलाइज फार्मूला हो गया। तो इसी जनरलाइज फार्मूला को यानी जिस क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा, m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2, जो भी डायमेंशनल फार्मूला है वो abc के फॉर्म में लिख दिया, n2 आपको फाइंड करना है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये याद रख लिया तो आपका काम आसान है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देना है हमें, ओके। उससे पहले ये भी मैं बता चुका हूँ तो इसको साथ साथ में यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप चाहो तो वैसे इसका एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल यही बन जाता है, ओके। मैं यहीं पे बता देता हूँ कि अगर मान लो हम लेते हैं किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, टाइम के लिए नो टेंशन, m1 l2 t-2, तो m1 l2 t-2 इसका डायमेंशनल फार्मूला बन रहा है, यस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो देखो उसी जो अभी हमने देखा है ना उसी को हम यहाँ पे समझाते हैं कि ये कैसे आप यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 1 जूल इज इक्वल्स टू डैश अर्ग हमें मुझे कन्वर्ट करना है। तो इसी के हिसाब से n2 यानी यहाँ पे आएगा, n1 तो ऑलरेडी 1 ले लिया है, n2 को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने को पता है m1 l2 t-2, m1 यानी फर्स्ट में जो क्वांटिटी है किलोग्राम, उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ तो 10⁻³ ग्राम, नीचे आ गया था 1 ग्राम, m1 10⁻² सेंटीमीटर यानी 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया, नीचे आ गया CGS m1 l2 और t-2 टाइम के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना, वो तो डायरेक्टली आपने लिख दिया, ओके। वैसे सेकंड लिख दो तो 1 इज द सेम थिंग, सेकंड कैंसिल। अब ग्राम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया, ताकि न्यूमेरिक वैल्यू ही अपने को मिलने वाला है 10⁻3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 10⁻4, ठीक है। वैसे सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। चाहो तो m1 l2 t-2 तो एज इट इज ही बचने वाला होता है। तो देखो 10⁻n2 10⁻7 मिल गया, मतलब क्या, तो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू था ना 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग। आई बात समझ में। अभी जो मैंने एक पॉइंट बताया था उसको हम कहते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ओके। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी यानी मैंने ऐसा कहा कि अगर हम कोई एक क्वांटिटी में दूसरा क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो अगर कोई एक क्वांटिटी में हम दूसरा क्वांटिटी ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों का डायमेंशनल वैल्यू, उसका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। उसी कंडीशन को यहाँ पे नाम दिया गया है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग प्रिंसिपल भी कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimensions of all terms occurring on both the sides of the equation are the same। जैसे कि किलोग्राम इक्वल टू कुछ किलोग्राम हुआ या तो उसके इक्वल कुछ लिखा है तो डेफिनेटली किलोग्राम ही होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि x में मैंने 5 किलोग्राम ऐड किया, तो ये x कौन सी क्वांटिटी होगी, तो ऑफ कोर्स 5 किलोग्राम में कुछ ऐड किया, किलोग्राम यानी मास है, तो x भी क्या होगा, तो क्या x भी मास ही होगा, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। आज का आपका होमवर्क जो है, ओके, उसको मैं कहता हूँ क्लास वर्क ट्वाइस, ओके।
मतलब आप ऐसा समझिए कि क्लास वर्क ट्वाइस वही आपका होमवर्क है जो पूरा वीडियो आपने देखा, उस वीडियो में हमने जितना डिस्कशन किया वो सब कुछ आपको 2 बार लिखना है, ठीक है। तो जनरली मैंने आपको एडवाइस दिया हुआ है कि जो भी वीडियो आप देखते जाइए पैरेलल पैरेलल लिखते जाइए। तो जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है वही सब कुछ आपको फिर से डिस्कस करना है। तो क्या एग्जैक्टली वो जैसा जिस फॉर्मेट में लिखा है वैसा नोट्स में नहीं होता है, ओके, बिकॉज इट्स जस्ट बेसिक डिस्कशन ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। आगे के जो नोट्स के क्वेश्चंस है वो भी आप इसी में से वीडियो में से ही देखकर आप लिखेंगे, ओके। बाकी नोट्स जो है वो आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, ओके। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा और होमवर्क सबमिट जल्द से जल्द करते रहिएगा। बाय बाय।